हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज का ऐप और मैं हूं आपका दोस्त अमित तिवारी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि CSIR एसओ ESO के लिए हमने एक कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कोर्स लॉन्च करके रखा हुआ है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ और क्लासेस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉलेज का ने कम कॉम्प्रहेंसिव कोर्स जो है वो लॉन्च किया है हमने अपनी एप्लीकेशन पर, जो कि एक पेड कोर्स है। और पेड कोर्स में हमने इसकी जो प्राइस रखी वो 999 रुपीज़ ही रखी। पहले इसकी जो प्राइस थी उसको घटाकर हमने फाइनल 999 ही रख दिया, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसे एनरोल किया। बहुत सारे स्टूडेंट एनरोल नहीं कर पा रहे थे एंड दे वर डिमांडिंग। सो एज़ पर देयर रिक्वेस्ट इसकी प्राइस को यही कंफर्म कर दिया गया है 1 तारीख से भी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज एक स्पेशल कोर्स जो डिज़ाइन करा है, ये डेफिनेटली आपको CSIR में बहुत हेल्प करने वाला है। तो मैं सभी बच्चों से बोलूँगा कि जो भी इंटरेस्टेड हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से ऐप को डाउनलोड करके और इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। एक अच्छा कोर्स डेफिनेटली साबित होने वाला है और आपको CSIR के टारगेट तक पहुँचाने में काफ़ी मदद करेगा आपकी। ठीक है, अब हम अपनी इंग्लिश की सीरीज़ को आगे लेके चलते हैं। आज आपकी क्लास नंबर 4 है और ईडियम फ्रेजेस की क्लास नंबर 3 है। ठीक है, जो 200 सुपर इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 100 हम पहला पार्ट को लेके चल रहे हैं और इसमें हम 60 तक के जो क्वेश्चन है वो कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बचे हुए 40 को कवर अप करने वाले हैं। तो आज हमारी कोशिश होगी कि बचे हुए 40 में से 40 ही जो है हम ख़त्म कर दें। साथ ही एक स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ पर मैं आपको एक जो डेफ़िनेशन है, जो मतलब है, उस मीनिंग के माध्यम से मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको अननेसेसरी चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा। तो मेरा मानना ये है कि यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते, इन सीरीज़ वीडियो को अच्छे से देख लेते, तो आपको इडियम और फ्रेजेस की जो पूरी टेंशन है, वो कहीं न कहीं ख़त्म ज़रूर हो जाएगी आपकी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो आज का पहला या ओवरऑल 61 नंबर का आपका जो इडियम है, वो है पुश वंस स्लग। मीनिंग इसका ट्राइंग टू ऑब्टेन मोर देन व्हाट वन हैज़, रिस्क स्पॉइलिंग द करंट सिचुएशन। तो बेसिकली जब आप किसी व्यक्ति से वो भी चीज़ लेने की कोशिश करते हैं जो उसके पास नहीं है, ऐसे सिचुएशन में हम बोलते हैं भाई पुश वंस लक। ठीक है, पुश वंस लक। लक, अब यहाँ पे इसको ऐसे समझिए, वंस लक। अब ध्यान से समझना, वंस लक। ठीक है, लक का मतलब हम कब बोलते हैं, जो हमारे पास नहीं और हमें चाहिए उसके लिए हम लक की बात करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिए, किसी के लक को यदि हम आजमा रहे हैं तो तब उस स्थिति में आजमा रहे हैं जब उसे कुछ चाहिए जो उसके पास नहीं है। इस आप इसके मीनिंग को ऑब्टेन कर पाएंगे कि ट्राइंग टू ऑब्टेन मोर देन व्हाट वन हैज़, मतलब जो नहीं भी है उससे ज़्यादा ऑब्टेन करने की कोशिश करना। यू हैव माई परमिशन टू गो टू योर फ्रेंड्स प्लेस बट डोंट पुश योर लक बाय प्लानिंग अ नाइट आउट। ठीक है, मतलब जो चीज़ हम करके नहीं दे सकते, जो चीज़ हम अलाउ नहीं कर सकते यदि उसके लिए कोई कहे, तो हम उस इस सिनेरियो में उसको लेंगे। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं 62, रेनिंग कैट्स एंड डॉग। रेनिंग कैट्स एंड डॉग, इसका मतलब क्या होता है, रेनिंग हैवीली। ठीक है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है रेनिंग हैवीली, तो इसको नॉर्मली याद रख सकते हो भाई। क्लियर, कैट्स एंड डॉग का मतलब हो गया बहुत सारा। ठीक है ना, आप इसको ऐसे याद रखिए, रेनिंग और कैट्स एंड डॉग की हम बात करें तो भाई हमारे देश में बहुत सारे कुत्ते बिल्लियाँ हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कुत्ते बिल्लियाँ हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होना है, इसको कुछ आप ऐसा रिलेट कर सकते हो। वी विल हैव टू कैंसिल द ट्रिप, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग हियर। ठीक है, हमें ये ट्रिप को कैंसिल करना होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत हैवी बारिश हो रही है। 63 पर हम चलते हैं। 63 है आपका रीप द हार्वेस्ट। 63 आपका क्या, रीप द हार्वेस्ट। बेनिफिट्स और सफ़र एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शन। मतलब ये कि जब आपने पुराने जो कर्म किए हैं, बोलते हैं ना कर्मों का फल मिलना, तो ये उसी का है, रीप द हार्वेस्ट। रीप द हार्वेस्ट, अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, रीप द हार्वेस्ट जो ईडियम है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई आपको या तो बेनिफिट मिलेंगे या सफरिंग मिलेंगी उन कामों का जो आपने पास्ट में किया है ना। तो मतलब है पुराने कर्मों का फल मिलना। अब इसको कैसे याद रखूँ, मैंने क्या सिखाया कि भाई मीनिंग से ही हम चीज़ों को पकड़ना सीखेंगे। तो रीप द हार्वेस्ट, अब इसके ईडियम मीनिंग को भूल जाइए, इसका मीनिंग समझिए। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, फसल को काटना। हार्वेस्टर सुने ना हमने, फसल की कटाई होती है, तो फसल की कटाई होना। हार्वेस्टर किस में यूज़ होता है, फसल की कटाई होना।
और अब फसल की कटाई होना, और इसको हम कर्म से कैसे जोड़ते हैं भाई, जो बोया है वही तो काटोगे, जो बोया वही तो काटोगे। और एक्चुअल में यही मीनिंग भी इस इडियम का भी है कि बेनिफिट ऑफ सफर्स एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ पास्ट, जो भी आपने पास्ट में कर्म किए हैं उसका फल आपको मिलेगा। तो यू विल रीप द हार्वेस्ट, जो आपने बोया वही आप काटोगे। वैन ही क्लियर्ड IIT JEE ही रीप्ड द हार्वेस्ट ऑफ ऑल हिज हार्ड वर्क, है ना, जो भी आपने मेहनत करी थी। मान लीजिए आप सभी लोग CSR में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वैन यू ऑल विल क्लियर IIT JEE यू ऑल विल रीप द हार्वेस्ट ऑफ योर ऑल हार्ड वर्क। ठीक, इसको हम ऐसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मीनिंग से याद रखना है, रीप द हार्वेस्ट मीनिंग क्या है इसका ईडियम के तौर पर कि बेनिफिट और सफ़र एज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शन। अब इसका हार्वेस्ट कब यूज़ करते हैं भाई, हार्वेस्ट वर्ड है जो हार्वेस्टर होता है, फसल की कटाई में उपयोग होता है। फसल मतलब जैसा हमने बीज बोया वैसे हम फसल काटेंगे हार्वेस्टर का उपयोग करके। ठीक है, तो चीज़ों को इस तरह फनी वेज में रिएक्ट करके ही आपको याद रखनी पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, रोल ऑफ वन स्लीव्स, है ना, रोल ऑफ वन स्लीव। स्लीव्स को हम ऊपर कर लेते हैं ना, आस्तीन चढ़ा लेते हैं, बाहें चढ़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम मान लीजिए किसी ने बोला कि चलो जल्दी से काम कर लो, हमने स्लीव्स अप करी और काम में लग गए। किसी ने बोला लड़ाई करने चलना, हमने जल्दी से स्लीव्स अप की। तो स्लीव्स अप करने का या रोल अप करने का फंडा कब होता है, जब हम किसी काम के लिए तैयार होते हैं एकदम से, है ना। तो जो स्लीव्स अप करने का मतलब है वही एक्चुअल में इस फ्रेज का भी मतलब है, गेट रेडी फॉर द हार्ड वर्क। ठीक है, कड़ी मेहनत के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, तो जब हम साइड्स की आस्तीन को ऊपर करते हैं तो बेसिकली हम किसी काम को तैयार करने के लिए, काम की तैयारी के लिए करते हैं ना, कि मान लीजिए मुझे बर्तन धोने, खाना बनाना, कुछ भी करना, पढ़ाई लिखाई करना, तो जल्दी से स्लीव्स को हम रोल करने लगते हैं। क्लियर, तो उसी से इसको रिलेट किया गया, क्वाइट ईजी टू रिमेंबर, है ना। चलिए, क्या सभी बच्चों को समझ आ रहा है? मुझे एक बार लाइव चैट के थ्रू बताते चलेंगे, जो बच्चे लाइव क्लास में है वो लाइव चैट के थ्रू बताते चले, जो लाइव में नहीं है, जो रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट होगा कि वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करते जाए कि ये ट्रिक समझ आ रही है नहीं आ रही है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आगे है रोल अप द वन स्लीव, हम देख चुके हैं। अगला है CI2I, CI2I, टू बी इन एग्रीमेंट विथ। देखो अब ये अलग है, आई टू आई से मतलब ये होता है कि भाई या तो हमें फीलिंग आ रही है कि आँख से आँख मिला कर देखना, मतलब किसी के साथ फाइट करना है, किसी के साथ कॉम्पिटिट करना है, ऐसा वैसा। लेकिन यहाँ पर बेसिकली CI2I का जो यूज़ है वो किस में हो रहा है, टू बी इन एन एग्रीमेंट विथ, मतलब किसी के साथ एग्रीमेंट में होना। ठीक है, किसी के साथ एग्रीमेंट में होना, किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में होना। तो I2I का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होना, एग्रीमेंट होना। ठीक है, चलिए, सी वॉज ग्लैड हर रूममेट सॉ आई ऑन द चॉइस ऑफ हिज फ्लैट, मतलब फ्लैट पर उसकी जो रूममेट थी उसने भी क्या किया, उसे एग्रीमेंट दिया कि हाँ भाई हम दोनों साथ में इस फ्लैट के लिए रेडी हैं। चलो, अगला क्वेश्चन है शॉट इन द डार्क। शॉट इन द डार्क मतलब अ कंप्लीट गैस। अब कैसे याद रखें इसको, तो इसको याद रखना बहुत आसान है। मान लीजिए आपको अंधेरे में किसी चीज़ पर निशाना लगाना है, तो जब आप बंदूक है आपके पास और आप शूट करेंगे तो डेफिनेटली आपको दिख तो कुछ है नहीं रहा, तो आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं, एक रैंडम शॉट लगा रहे हैं। तो और इसका मतलब भी होता है कंप्लीट गैस। ठीक है, तो शॉट इन द डार्क, डार्क मतलब अंधेरा, शॉट मतलब गोली चलाना। जब आप अंधेरे में गोली चलाओगे तो आपको टारगेट तो दिख नहीं रहा है, तो एक तरह से आप गैस ही कर रहे हो कि यहाँ पर ये टारगेट होगा, और मे बी उसे गोली लग जाए या मे बी आप हिट कर जाओ प्रॉपर्ली। ठीक है, तो आप गैस कर रहे हो, अ कंप्लीट गैस मतलब जिसका आपका कोई एक्चुअल आइडिया नहीं, बस आप गैसिंग करके काम कर रहे हो। मे और मे नॉट बी क्लोज टू द ट्रुथ मतलब कोई चीज़ जो सच के आसपास भी नहीं है। शॉट इन द डार्क, इसलिए मान लो किसी ने कुछ अफवाह उड़ा दी तो अपन क्या बोलेंगे, ही शॉट इन द डार्क। क्लियर, जब किसी भी चीज़ के बारे में अफवाह उड़ाई जाती है, जो कि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लियर, चलिए, he didn't know too much about programming, so answering the interviewer's question was merely a shot in the dark. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ हम पहुंचते हैं। सिंक योर टीथ इनटू, सिंक योर टीथ इनटू, अब ये एक ईडियम है, इसका मीनिंग क्या है, डू समथिंग विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। अब देखो, शिंक का मतलब तो होता है डूबना, टीथ इनटू मतलब ये तो डूबने जैसा, मतलब यदि हम इसकी इंग्लिश मीनिंग निकालें तो कुछ नेगेटिव निकल रही है, लेकिन इसकी फ्रेज मीनिंग बहुत पॉजिटिव है कि भाई पूरी एनर्जी और उत्साह के साथ कुछ करना। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो
ऐसे याद रखो कि टीथ से पकड़ो, टीथ से पकड़ो। जब हम कुछ चीज़ में पूरी हिम्मत लगा देते हैं ना, तो अपने दाँत को ऐसे ई करके बिल्कुल करते हैं, तो वही फीलिंग है टीथ, उसी फीलिंग को याद रखना। मतलब एनर्जी के साथ कोई चीज़ को करना, तो डू समथिंग विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। तो रॉबिन इमीडिएटली शैंक हिज टीथ इनटू हिज न्यू जॉब। यू ऑल विल हैव टू sink you all will have to sink your teeth into the preparation of CSIR SO ASO एग्जामिनेशन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ हम बढ़ते हैं। 68 क्वेश्चन क्या है? स्केटिंग ऑन थिन आइस। स्केटिंग ऑन थिन आइस। अब देखो, डू समथिंग वेरी रिस्की। देखो, स्केटिंग हम करते हैं तो स्केटिंग क्या होती है? एक अच्छी मोटी परत पर करी जाती है आइस की। अब मान लीजिए आइस की बहुत पतली परत है और आप उसके ऊपर स्केटिंग करना, तो क्या होगा? चांसेस है कि वो परत टूट जाएगी और आप उसमें डूब जाओगे, है ना? बहुत हद तक चांसेस हैं कि ये परत टूट जाएगी और आप उसमें डूब जाओगे। तो क्या है, ये रिस्की है ना? तो देखो हमने क्या किया, इसका मीनिंग लिया, पकड़ा और उससे हमने इस चीज़ को समझ गया कि भाई हाँ, किस जगह पर ये इडियम यूज़ होगा। तो कुछ रिस्की करना या फिर कुछ ऐसा करना जिससे कुछ परेशानी हो जाए, इस सिचुएशन में हम कौन सा फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं? स्केटिंग ऑन द थिन आइस। ठीक है, स्केटिंग ऑन द थिन आइस। तो इस भाई आप पतली परत पर तैरोगे तो टूटकर खतरे का डर तो है ही। क्लियर? और उसी तरह का इसका मीनिंग है, डू समथिंग रिस्की और समथिंग दैट कुड कॉज ट्रबल, है ना? डोंट से एनीथिंग दैट हर्ट्स हर सेल्फ एस्टीम और यू कुड बी स्केटिंग ऑन द थिन आइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्टैंड इन अ गुड स्टेट। स्टैंड इन अ गुड स्टेट मतलब टू बी यूजफुल और बी गुड सर्विस टू समवन। स्टैंड इन अ गुड स्टेट, है ना? मतलब सही जगह पर खड़े होना ताकि लोग आपका भरपूर उपयोग कर सकें। इसको आप मीनिंग ऐसे समझिए। तो टू बी यूज़फुल मतलब कोई चीज़ यदि यूज़फुल है, कोई व्यक्ति यदि यूज़फुल है और वो सही सर्विसेज प्रोवाइड करा पा रहा है जो कि रिक्वायर्ड है, तो सिचुएशन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं फ्रेज को? स्टैंड इन अ गुड स्टेट। क्या प्रोवाइड करा सकते हैं हम? स्टैंड इन अ गुड स्टेट। चलिए एग्जाम्पल क्या है इसके? बीइंग फ्लुएंट इन जर्मन विल स्टैंड यू इन अ गुड स्टेट व्हेन अप्लाइंग फॉर एन एमएस इन जर्मनी। क्लियर? या देखो इसका दूसरा उपयोग ये भी हो सकता है भाई, दूसरा जो एग्जाम्पल से हमने इसका मतलब निकाला वो ये कि स्टैंड इन अ गुड स्टेट का मतलब ये है कि अच्छी पोजीशन में पहुंच जाना, है ना? मान लीजिए वो सभी लोग जिन्होंने एपीएफसी की तैयारी ईमानदारी से की थी, भले सिलेक्ट नहीं हुए, दे आर स्टैंडिंग इन अ गुड स्टेट इन CSIR SO, क्योंकि उनका बेसिक नॉलेज तो पहले से ही तैयार है और उसका उन्हें क्या मिलेगा? एडवांटेज भी मिलेगा CSIR SO में फॉर श्योर। आगे बढ़ते हैं और अपने 70वें क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट मतलब सही मौके पर वार करना, यही इसका मीनिंग होगा। टू एक्ट एट द राइट टाइम, है ना? टू एक्ट एट द राइट टाइम। क्लियर? तो ये तो हमने बहुत बार देखा, तो इस पर ज़्यादा टाइम हमें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, है ना? एक्टिंग ऑन द राइट टाइम, एक्ट ऑन द राइट टाइम। द प्राइस ऑफ द गोल्ड इज एट 10-year लो। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट एंड इन्वेस्ट इट राइट नाउ, है ना? मतलब गोल्ड की जो कीमत है वो 10 साल में सबसे कम है, तो अभी सही समय है इसमें इन्वेस्ट करने का। आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं हम 71 पर। 71 क्या है? टेक अ बैक सीट। 71 क्या है आपका? टेक अ बैक सीट। मैं सभी बच्चों को फिर से याद कराना चाहता हूँ कि वो सभी स्टूडेंट जो CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें यदि एक कोर्स को परचेस करना हो तो डेफिनेटली वो नॉलेज स्काई के मास्टर स्ट्रोक कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसकी प्राइस हमने केवल और केवल 999 रखी हुई है। ये डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा और आपको एक स्टेप अहेड रखेगा। यहाँ पर हमने टॉपिक वाइज लाइव क्लासेस, MCQs और PDF जो हैं वो अवेलेबल करा रखी हैं आपको, तो आप इनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकते हैं CSIR मास्टर स्ट्रोक कोर्स की सहायता से। तो टेक अ बैक सीट का मतलब क्या होता है? चूज टू बी लेस इंपॉर्टेंट इन द रोल। टेक अ बैक सीट, मान लो अपन किसी मीटिंग में गए और अपन पीछे की सीट पे जाके बैठ गए, क्यों? क्योंकि हम अब नहीं चाहते कि भाई हमारी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो, हमारी ज़्यादा वहाँ पर कुछ दखलंदाजी हो, है ना? मतलब हम कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लेते किसी चीज़ में, या उस चीज़ में अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखाने की कोशिश नहीं करते। वही इसका तो मतलब है, चूज टू बी लेस इंपॉर्टेंट इन अ रोल।
पीछे की सीट पे कब बैठते हैं, जब हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो, मतलब वी डोंट वांट टू बी इम्पोर्टेंट पर्सन इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। तो यही मीनिंग निकल आया उसका, देखिए बन गया चूज टू बी लेस इम्पोर्टेंट। ठीक है। He finally decided to take a back seat and let his son run the family business। चलिए आगे बढ़ते हैं, 72 पर हम पहुंचते हैं। टेक विद ग्रेन पिंच ऑफ सॉल्ट, ये दोनों एक ही तरह से यूज़ किए जाते हैं। टेक विद अ ग्रेन पिंच ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब क्या होता है, टू डाउट द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। अब इसको थोड़ा सा रट्टा मारने वाली बात है भाई, कि टेक विद अ ग्रेन या फिर पिंच ऑफ सॉल्ट, इसका क्या मतलब है कि भाई किसी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के ऊपर डाउट करना। क्लियर। यहाँ पर हम देख सकते हैं, लॉट इज सैड अबाउट द सेलिब्रिटीज इन मीडिया बट दैट इंफॉर्मेशन शुड बी टेकन विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है हमारा टेक अ टेक अ नोज डाइव। टेक अ नोज डाइव, रेपिड ड्रॉप और डिक्रीज इन वैल्यू, है ना। नोज डाइव, अब यहाँ यहाँ से समझिए कैसे याद रखेंगे। टेक अ नोज डाइव, इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, इसका मीनिंग है, इस फ्रेज का मीनिंग है रैपिड ड्रॉप और डिक्रीज इन वैल्यू, मतलब किसी की वैल्यू में, किसी के मान सम्मान में अचानक से कमी आ जाना। तो अब कैसे याद रखोगे, यहाँ पर है नोज और यहाँ पर है डाइव। अपन बोलते ना, शर्म करो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो भाई नाक हो पानी में डूबने के लिए डाइव लगानी पड़ेगी ना। तो नोज, इसको ऐसे याद रखो, नोज लगा रही है डाइव, है ना। डाइव किस में लगाएगी, पानी में। पानी में क्यों, मरने के लिए। क्यों, क्योंकि चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसकी कीमत कम हो गई है, ऐसे याद रखो। ठीक है, टेक अ नोज डाइव, नोज डाइव मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ठीक है, चलो। द शेयर प्राइस टुक अ नोज डाइव when there were rumors of the company's CEO resigning। Take अपना venture into something or one's interest डिस्पाइट द रिस्क इन्वॉल्व, है ना। मतलब अपने रिस्क को छोड़ते हुए, अवॉइड करते हुए भी अपने इंटरेस्ट वाला काम कर जाना। ठीक है, इसको तो खैर रट्टा मानना चाहिए सभी को। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर के, टेस्ट ऑफ वंस ओन मेडिसिन। टेस्ट ऑफ वंस ओन मेडिसिन, ट्रीट पीपल द सेम वे यू ट्रीटेड यू, मतलब लोगों को उसी तरह से ट्रीट करना जिस तरह से उन्होंने तुम्हें ट्रीट किया, मतलब नेगेटिव वे में। अब यहाँ पर क्या बोला, टेस्ट ऑफ वंस ओन मेडिसिन, मतलब जो मेडिसिन तुम बनाते हो ना, उसका टेस्ट खुद भी करो, है ना। क्योंकि मेडिसिन कैसी होती है भाई, कड़वी। तो देखो ध्यान से तुमने, बिल्कुल कितना सटीक मुहावरा है कि भाई जो तुम बनाते हो ना दूसरों के लिए, वो खुद भी टेस्ट करो, है ना। दूसरों के लिए एक नेगेटिव भावना थी, तुम्हें भी वो मिलनी चाहिए। दूसरों के लिए तुमने गाली बकी, तुम्हें भी मिलनी चाहिए। दूसरों का तुमने बुरा किया, तुम भी थोड़ा सा वैसे ही ट्रीट किया जाए तुम्हारे साथ। तो टेस्ट वंस ओन मेडिसिन, मतलब जो तुम दूसरों को मेडिसिन दे रहा हो, वो तुम खुद भी तो टेस्ट करो। जो दूसरों को व्यवहार दे रहे हो, वो तुम भी तो टेस्ट करो। तो मतलब जैसे को तैसा, टेट फॉर टैट। तो टेस्ट ऑफ वंस मेडिसिन, देखिए अब मैंने ऐसा क्यों बताया, जो दूसरों को दवाई देते हो वो खुद भी टेस्ट करो, क्योंकि तुम्हारी दवाई तो कड़वी है, तुम दूसरों को दे रहे हो, खुद भी टेस्ट करो कितनी कड़वी है। मतलब जैसा लोग दूसरों को ट्रीट करें, वैसा ही आप उन्हें भी ट्रीट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, थिंक द वर्ल्ड ऑफ, एडमायर समवन वेरी मच। थिंक द वर्ल्ड ऑफ, एडमायर समवन वेरी मच। अब इसको कैसे याद रखेंगे, थिंक द वर्ल्ड ऑफ, एडमायर समवन वेरी मच। भाई मतलब किसी को आप इतना सोच रहे हैं जितना पूरी दुनिया के लोग सोच रहे हैं, इसको ऐसा रखो, वर्ल्ड ऑफ, पूरी दुनिया, थिंक मतलब पूरी दुनिया के बराबर आप अकेला सोच रहे हैं किसी के बारे में, तो मतलब आप उसे बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो एमिली इज़ द वंडरफुल टीचर, चिल्ड्रन थिंक द वर्ल्ड ऑफ हर, मतलब चिल्ड्रन उसे बहुत एडमायर करते। थिंक द वर्ल्ड ऑफ हर मतलब पूरी दुनिया का सम्मान उनके ऊपर देना, पूरी दुनिया का प्यार उस पर्टिकुलर को देना, या पूरी दुनिया का टेंशन उस पर्टिकुलर को देना। क्लियर, तो थिंक द वर्ल्ड ऑफ। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 77, टाइट स्पॉट। अब यहाँ पर हम पहुँचते हैं, टाइट स्पॉट, अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, है ना। अब इसको कैसे याद रखोगे, टाइट स्पॉट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो आप सभी ने सुना होगा कि भाई मैच बहुत टाइट हो रहा है ना, गेम बहुत टाइट हो रहा है।
क्लियर? तो ये सुना होगा ना वर्ड, तो उसी से याद रखना है, टाइट स्पॉट। स्पॉट मतलब वो जगह जहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैच जो है वो आखिरी के 10 ओवर में बहुत ट्रिकी सिचुएशन में पहुंच जाता है, बहुत टाइट हो जाता है ना। फुटबॉल मैच अपने लास्ट मिनट में बहुत ट्रिकी हो जाता है, बहुत टाइट हो जाता है, ठीक है। तो टाइट स्पॉट या डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। द रिसेंट लॉ सूट हैज़ पुट द फर्म इन अ टाइट स्पॉट, है ना। जो नए नियम कानून है उन्होंने किसी पर्टिकुलर को थोड़ी सी मुश्किलों में फंसा दिया है। आगे बढ़ते हैं। 78 है, टंग इन चीक of a remark supposed to be taken in funny or ironic sense। एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा भूल गया मैं। तो किसी भी चीज़ को आप थोड़ा सा मजाकिया वे में लेने की कोशिश करें, है ना। बोलते हैं टंग इन चीक, मतलब किसी भी चीज़ को आपने फनी वे में उपहास उड़ाने के कंटेक्स्ट में ले लिया, तो टंग इन चीक के कंटेक्स्ट में हम इसे समझेंगे। अगला है टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब क्या है? प्रिटेंड नॉट टू नोटिस। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब क्या हुआ कि आप किसी चीज़ को, आपके सामने से कोई जा रहा है और आपने उसे देख लिया, स्टिल आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि आपने उसे नहीं देखा, मतलब यू आर प्रिटेंडिंग दैट यू हैवंट सीन दैट पर्टिकुलर। तो टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब अपने आप को अंधा टर्न कर लेना, एकदम से अपने आप को अंधा बना लेना, मतलब आपके सामने कुछ गया और आपने अपने आप को ऐसा दिखाया कि आप अंधे हो, ठीक है। टर्न अ ब्लाइंड आई, आप अपने आप को ब्लाइंड दिखाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप नोटिस नहीं करने का दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सभी लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे और एक्सेप्ट करके नोट याद कर पा रहे होंगे। पीपल टेंड टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू क्राइम अगेंस्ट वीमन, है ना। मतलब जब महिलाओं के अगेंस्ट कोई क्राइम होता है तो लोग अनदेखा कर देते, देख के भी अनदेखा कर देते, और ये हमने बहुत बार देखा। एमपी की बात करूँ, उज्जैन वाला केस है, ठीक है, जहाँ पर भाई साहब लोगों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए थे, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं देश में, वेयर पीपल टर्न देयर ब्लाइंड आइज, है। तो गलत चीज़ है ये। आगे बढ़ते हैं। 80th है आपका, वॉक ऑन एक्सेल। एक्सेल पे चलना। बी एक्सट्रीमली कॉशियस अबाउट वंस वर्ड और एक्शन। एक्सेल पे चलने का मतलब क्या है? मतलब इसको ऐसे याद रखो, एक्सेल मतलब अंडे की परत बहुत पतली है, तो उसके ऊपर चलोगे तो टूट फूट हो सकते हो और आप डिप डूब सकते हो उसमें, मतलब आप बहुत कॉशियस हो, आप बहुत ज़्यादा आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता सोच समझ के चल रहे हो, क्यों? क्योंकि परत बहुत पतली है, आप कभी भी डूब सकते हो। यही इसका मतलब है कि वॉक ऑन एक्सेल का मतलब क्या निकला कि भाई चीज़ों पर बहुत कॉशियस होना, बहुत आराम से उन्हें देखना, बहुत धैर्य के साथ उन पर काम करना, है ना। सेलिब्रिटीज आर स्क्रूटनाइज्ड बाय द मीडिया फॉर देयर एक्शन, सो दे आर रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन एक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पर हम पहुंचते हैं 81 पर। वॉट समवंस हैड ऑन अ प्लेटर। वांट समवन हैड्स ऑन अ प्लेटर, इसका मीनिंग क्या है? फ्रेज का मीनिंग क्या है? वांट समवन टू बी पनिश्ड सीवियरली, मतलब यदि आप किसी को चाहते हो बहुत गंदे तरीके से पनिश करना, तो उसके लिए कौन सा फ्रेज यूज़ करेंगे? वांट समवंस हेड ऑन अ प्लेटर। अब इसको थोड़ी देर के लिए प्लेटर को इमेजिन कर लो, एक कुल्हाड़ी है जो सर पे आके गिर रही है किसी के, ठीक है। तो यदि आप किसी के सर को उस कुल्हाड़ी के नीचे चाह रहे हो, उस प्लेटर के नीचे चाह रहे हो, मतलब आप उसको बड़ी सज़ा देना चाह रहे हो, है ना, बड़ी सज़ा देना चाह रहे हो। RRR मूवी में आपने देखा होगा कि ये जूनियर वो कुछ हीरो का नाम है, उसको मारने वाले होते हैं, है ना, तो उसके सर को रखते हैं और ऊपर से कुल्हाड़ी गिरती है, कुछ ऐसा करता है जो उसकी गर्दन को काट देगा, ठीक है। तो वही प्लेटर मान लीजिए। तो यदि आप किसी की गर्दन को वहाँ पर देखना चाह रहे हो, मतलब आप उसे एक सज़ा देना चाह रहे हो, है ना, तो वांट समवन टू बी पनिश्ड सीवियरली, लीजिए बन गया उसका मीनिंग। इसी तरह से ट्रिक के माध्यम से, इसी तरह से कंसेप्ट के माध्यम से, किसी कोरिलेशन के माध्यम से चीज़ों को याद करना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, ठीक है। ये वीडियो देख लोगे ना, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो ईडियम फ्रेजेस बहुत आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब भी आपके सामने ये चीज़ें आया करेंगी ना, ये ईडियम फ्रेज आया करेगा, तो तुरंत वो कहानी जो मैं सुनाता हूँ, तुरंत वो कोरिलेशन जो मैं सुनाता हूँ, फट से दिमाग में आएगा और आप इसका आसानी से आंसर दे भी पाएंगे। तो वॉन्ट समवन हैड ऑन प्लेटर क्या है? वॉन्ट समवन टू बी पनिश्ड सीवियरली। I want that murderer's head on the platter, said the chief of the police। चलिए
आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट का समय लूँगा, मैं पानी पी लूँ दोस्तों जब तक। तब तक सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइव चैट के थ्रू अपने कमेंट ज़रूर दें। चलिए, तो 80 सेकंड है आपका। वॉच लाइक अ हॉक, वॉच लाइक अ हॉक या फिर हॉक आई, ये दोनों एक ही तरह के हैं। वॉच लाइक अ हॉक या हॉक आई मतलब किसी के ऊपर पैनी नज़र रखना, किसी के ऊपर पैनी नज़र रखना। वॉच लाइक अ हॉक या फिर हॉक आई, ये दोनों फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं। तो मतलब देखो, हॉक मतलब बाज की नज़र जो होती है वो बहुत तेज़ होती है, तो आप ऐसे याद रखो, बाज की नज़र बहुत तेज़ होती है, वो बहुत गहरी नज़र रखता है, तो वही इसका मीनिंग बन जाएगा, कीप आई ऑन या वॉच समवन केयरफुली, है ना। मतलब किसी को आप बहुत नोटिस कर रहे हो, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके ऊपर आप पैनी नज़र रखे हो, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज़ वॉचिंग हिम लाइक अ हॉक, ही इज़ हैविंग हॉक आई ओवर हिम या हर। ठीक है, इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है, जैसे एग्जामिनर की हॉक आई होती है आपके ऊपर। अगला है क्वेश्चन, अगला है 83, वाटर अंडर द ब्रिज, वाटर अंडर द ब्रिज इसका मतलब क्या होगा, समथिंग बैड दैट हैपमेंड इन द पास्ट बट इज़ नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट, है ना। देखो, पुल के ऊपर पानी है तो समस्या है, पुल के नीचे से पानी निकल जा रहा है तो कोई समस्या नहीं है। अब आप ऐसे याद रखो कि बाढ़ आई थी तो पुल के ऊपर से पानी था, लेकिन अब पुल के नीचे पानी जा रहा है, मतलब अब कोई समस्या नहीं है, अब नीचे से बह रहा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा था जब वो बाढ़ के पानी में ऊपर से भी जा रहा था ब्रिज के। अब इस कहानी को याद रखो, तो समथिंग बैड दैट हैपन मतलब बुरा क्या था कि ब्रिज के ऊपर से पानी जा रहा था, लेकिन अब सिचुएशन काम हो गई और पानी नीचे से जा रहा है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट अब रह नहीं गई। तो वाटर अंडर द ब्रिज, इस तरह से याद रखना है, समथिंग बैड दैट हैपेंड इन पास्ट बट नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट नाउ। अगला है आपका वेव अ डेड चिकन, वेव अ डेड चिकन मतलब डू समथिंग यूजलेस। अब एक मरा हुआ चिकन को वेव करो, हिलाओ डुलाओ, यूजलेस, वर्थलेस, कुछ ऐसा। ठीक है, अनहेल्पफुल जिसका कोई लॉजिक नहीं निकलने वाला, जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, ऐसा कुछ काम करना, वेव अ डेड चिकन। ठीक है, तो मतलब आपके द्वारा यदि कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, तो उस केस में, उस सिनारियो में से हम यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर का, वॉक इन द नीज, वॉक इन द नीज मतलब क्या होगा, बेयरली एबल टू स्टैंड बिकॉज ऑफ इमोशन, फियर और इलनेस। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी भावनाओं में परेशान है, डर की वजह से परेशान या बीमारी की वजह से परेशान है और वो चल फिर नहीं पा रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वॉक ऑन द नी, वॉक ऑन द नी मतलब अपन बोलते हैं ना कि भाई वो आदमी घुटनों पे आ गया। अब घुटनों पे आ गया मतलब वो डर की वजह से घुटनों पे आ सकता है। मान लीजिए वो डर की वजह से इतना डर गया है कि कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो हम बोलते हैं यार वो तो डर से घुटनों पे आ गया। या मान लिया वो बीमारी की वजह से उठ ही नहीं पा रहा, तो हम क्या बोलेंगे, यार वो तो हेल्थ इशू बहुत ख़राब है उसके, वो तो घुटनों पे आ गया अपने। या फिर हम बोलेंगे कि भाई एक कपल है, उनका डाइवोर्स हो जाता है, तो जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा उन दोनों में से, वो पूरी तरह से टूट जाएगा, तो क्या बोलेंगे उसके बारे में, यार वो तो इस ब्रेकअप के बाद अपने घुटनों पर ही आ गया है। ठीक है, तो घुटनों पर आने का मतलब कि एक व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो गया है, अब चाहे वो मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो या बौद्धिक रूप से हो। ठीक है, तो वॉक ऑन द नीज, घुटनों पर आ जाना, है ना। घुटनों पर आ जाना मतलब कमज़ोर हो जाना बहुत, किसी चीज़ के काबिल या सक्षम नहीं बच पाना। ठीक है, द शॉक ऑफ बीइंग summoned by the Supreme Court made me go weak in the knees। ठीक है, वीक इन द नीज, सॉरी मैं वॉक बोल रहा था, माफ़ी चाहूँगा। चलिए अगला है, वियर मैनी हैट्स, वियर मैनी हैट्स डू मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क। अलग अलग तरह के हैट पहनना मतलब अलग अलग तरह के काम करना। कभी नेहरू टोपी पहन के हम नेता भी बन गए, कभी मिलिट्री की टोपी पहन के हम मिलिट्री मैन भी बन गए, कभी पुलिस की टोपी पहन के हम पुलिस भी बन गए, है ना। कभी जोकर की टोपी पहन के जोकर भी बन गए। तो अलग अलग तरह की टोपी पहन के अलग अलग तरह के किरदार को निभा रहे। वियर मैनी हैट, ज़्यादा हैट, ज़्यादा टाइप के टास्क निभाना। ठीक है, वी हैव सच ए स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दैट वन इज़ ऑफन सपोज टू वेयर मैनी हैट्स। ठीक है, हमारे पास इतने कम एम्प्लॉय हैं कि हर एक एम्प्लॉय को कई सारे रोल प्ले करने होते हैं। ठीक है, आई होप चीज़ें सही बच्चों को बहुत अच्छे से यहाँ तक समझ आ रही होंगी। यदि समझ आ रही है तो लाइव चैट के थ्रू सभी लोग बताते मुझे ज़रूर रहें।
कि यहाँ से चीज़ें क्लियर चल रही हैं। अगला है वेदर वेदर द स्टॉर्म सक्सीड इन सर्वाइविंग अ डिफिकल्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना। वेदर द स्टॉर्म मतलब कोई, वेदर द स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब होता है भाई एक तूफान, और तूफान से निकल आना मतलब किसी मुश्किल परिस्थिति से निकल आना, तो ऐसे याद रखो वेदर द स्टॉर्म कि भाई सक्सीड इन सर्वाइविंग अ डिफिकल्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किसी मुश्किल समय से निकल कर बाहर आ जाना और एक अच्छा जीवन जीना। वेदर द स्टॉर्म इडियम यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। गिवन द करेंट ग्लोबल मार्केट कंडीशन द इंडियन इकोनॉमी इज़ वेदरिंग द स्टॉर्म प्रिटी वेल, है ना। मतलब मान लो कि भाई जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर रही है, लेकिन भारत की इकोनॉमी अभी भी स्टिल खड़ी हुई। समय मुश्किल है, जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिर रही, स्टिल इंडियन इकोनॉमी इज़ फाइटिंग और ट्राइंग टू स्टैंड अलोन। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इंडियन इकोनॉमी इज़ वेदरिंग इन द स्टॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वेट बिहाइंड द ईयर्स। अगला क्या है, वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब इनएक्सपीरियंस्ड एंड इमेच्योर। अब कैसे याद रखोगे, वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट बिहाइंड कानों के पीछे वेट है, क्यों है। हम सभी ने देखा होगा कि मान लो किसी व्यक्ति को पहली पहली बार एकदम से काम करने भेज दिया जाए तो उसे पसीना छूट जाएगा कान के पीछे से, तो वो कैसा हो जाएगा, वेट हो जाएगा कान के पीछे। तो ऐसे याद रखो, वेट बिहाइंड द ईयर्स, कान के पीछे वेट मतलब गीला क्यों, पसीने से। पसीना क्यों, डर की वजह से। डर क्यों, क्योंकि उसे वो काम में अनुभव नहीं है या वो इमेच्योर है। समझ रहे हैं। मान लो किसी ने गन चलानी आती नहीं और उसे बैटल फील्ड में उतार तो कान के पीछे से पसीना आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस्ड है उस चीज़ में। समझ रहे हो। इस तरह से चीज़ों को कोरिलेट करके याद रखना है। इंस्टेड ऑफ फुल टाइम जॉब शी शुड बी ऑफर्ड एन इंटर्नशिप एज सी इज स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स। मतलब एक लड़की, कोई भी पर्सन है, उसे प्रॉपर जॉब देने की वजह इंटर्नशिप दी गई, क्यों, क्योंकि सी वॉज बैड बिहाइंड द ईयर्स मतलब वो इनएक्सपीरियंस थी। नेक्स्ट इज व्हील ऑफ टाइम। व्हील ऑफ टाइम मतलब एंजॉय अलॉट। व्हील ऑफ टाइम आपने देखा होगा, यदि व्हेल की वीडियोस देखे हो तो व्हेल क्या करती है, समुद्र में फ्रीली यहाँ से वहाँ उछल कूद करती रहती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, है ना। मतलब उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो कूदाफादी करती रहती है। क्यों, क्योंकि उसे कोई डर ही नहीं कि कोई आके उसे खा जाएगा, पकड़ लेगा। क्यों, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं है। मतलब बिना टेंशन के वो क्या करती है, अपना काम मस्ती करती है। तो व्हेल ऑफ टाइम का मतलब है कि भाई अब भी व्हेल हो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मस्त मस्ती कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो एंजॉयिंग अ लॉट। तो व्हील ऑफ टाइम होने का मतलब क्या होता है भाई, एंजॉयिंग अ लॉट। ठीक है। सी हैड अ व्हील ऑफ टाइम इन गोवा विद हर गर्ल गैंग, विद हर गर्ल गैंग। अब चीज़ें से यहाँ तक सही बच्चों को बहुत शानदार तरीके से समझ आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन है विसल इन द डार्क। विशल इन द डार्क, प्रिटेंड टू बी ब्रेव इन अ स्कैरी सिचुएशन, मतलब आप एक डरावनी सिचुएशन में भी अपने आप को बहादुर दिखाने की कोशिश करते हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विसल इन द डार्क, है ना। मतलब अंधेरा और आप विस्लिंग कर रहे हो, देखो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, अंधेरे से डर नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो वही इसका मतलब हुआ कि भाई आप एक अंधेरा मतलब डरावनी सिचुएशन, और आप विसल बजा के दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप डर नहीं रहे हो, मतलब प्रिटेंड कर रहे हो। तो प्रिटेंडिंग टू बी ब्रेव इन अ स्कैरी सिचुएशन क्या कहलाएगा, विस्लिंग इन द डार्क। अपॉन बीइंग अटैक्ड शी ब्लू अ विसल इन द डार्क विच सरप्राइज्ड हर अटैकर्स, है ना। मतलब उसके ऊपर अटैक हुआ, स्टिल सी वॉज लाइक अ विसल इन द डार्क, है ना। और वो उनके सामने स्टूड होके खड़ी रही भाई, बिना डरे निडर, ताकि उन्हें दिखा सके कि भाई वो निडर है अभी भी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पर हम पहुंचते हैं 91 पर, है ना। चलिए अब तक की क्लास में हम 30 कंप्लीट करते थे जो हम कर चुके हैं, लेकिन अब हम 10 और कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है 100 क्वेश्चन, 100 इडियम एंड फ्रेजेस का खत्म हो, जो कि आज हो जाएगा। अगले 10 मिनट और लगेंगे और अब इसे ख़त्म कर लेंगे, तो लाइन सभी लोग क्लास पर बने रहें। वाई कीप अ डॉग एंड बार्क फॉर योर सेल्फ, है ना। इसका मतलब क्या, इफ़ समवन और समथिंग कैन डू अ जॉब फॉर यू, वाई यू डू इट फॉर योर सेल्फ। मतलब ये कि भाई जब एक कुत्ता आप रखोगे जो आपके लिए भौंकेगा और लोग आपसे दूर हो जाएंगे, मतलब आपका जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो खुद क्यों करना। क्लियर। तो मतलब किसी एक ऐसे व्यक्ति को रखना जो आपकी जॉब आपके आपके हिस्से पर काम कर सके, आपकी मदद कर सके।
ठीक है। जैसे माई सिस्टर हैज़ अ प्रिंटर बट सी कंटिन्यू टू राइट नोट्स मैनुअली, वाई कीप अ डॉग एंड बार्क फॉर योरसेल्फ। ठीक है, चलिए आगे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वाइड ऑफ द मार्क। वाइड ऑफ द मार्क क्या है? इनकरेक्ट, inadequate, not what is expected, wide of the mark, है ना। वाइड ऑफ, अब ऐसे याद रखो, वाइड ऑफ, वाइड बॉल होती है ना। अब वाइड, यदि क्रिकेट में वाइड बॉल किसी काम की नहीं होती बैट्समैन की, ना वो उसको मार सकता है ना कुछ कर सकता है, तो वाइड बॉल, वाइड बॉल मतलब इनकरेक्ट है, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। इनएडेक्वेट है मतलब जैसी चाहिए थी वैसी नहीं है। नॉट वॉट एक्सपेक्टेड, उसने बैट पर एक्सपेक्ट करी थी लेकिन वो तो वाइड चली गई। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है आपका वाइल्ड गूस चेज। वाइल्ड गूस चेज क्या होती है, जरा इसे समझते हो हम। व्हाट इज वाइल्ड गूस चेज? वेस्ट टाइम लुकिंग फॉर समथिंग दैट हैज लिटिल चांसेस ऑफ बीइंग फाउंड। मतलब जब आप किसी ऐसी चीज के किसी ऐसी चीज को खोज रहे हैं जिसके मिलने की संभावना बहुत ही कम है या नेग्लेजिबल है, तो उसके लिए हम फेज यूज करते हैं वाइल्ड गूस चेज। वाइल्ड गूस चेज, फॉर एग्जाम्पल हम सभी ने सुना है कि भाई अमेजन के जंगलों में बहुत सारा खजाना है लेकिन अब तक किसी को मिला नहीं है, तो ये कैसी चीज़ है? एक वाइल्ड गूस चीज़। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? जो एग्जाम्पल दिया ना मैंने अमेजन का, ऐसी से याद रखो, वाइल्ड गूस चीज़। तो यहाँ से निकाल लो वाइल्ड चीज़ और गूस से निकाल लो गोल्ड, है ना। अमेजन के जंगलों में लोग गोल्ड की चीज़ में जाते हैं लेकिन क्या उन्हें मिलता है? नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं, तो वेस्ट ऑफ टाइम है वो, है ना। तो ऐसे याद रखेंगे, वाइल्ड गोस चेज मतलब वाइल्ड से अमेजन, गोस से गोल्ड, चेज से मतलब उसका पीछा कर रहे हैं। ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है या जिसके बारे में कोई पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो चीज़ अस्तित्व में है भी या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वाइप द वाइप द स्लेट क्लीन, मेक अ फ्रेश स्टार्ट। ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे? ये देखो बिल्कुल ही अलग अलग है। वाइप द स्लेट क्लीन, मेक द फ्रेश स्टार्ट। अब देखो यदि इसको आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे ना तो आप समझोगे कि यार ये बहुत ही आसान है और बहुत ही रिलेटेबल है। कैसे? देखो, स्लेट क्लीन, आप बचपन में स्लेट पेंसिल से लिखते थे ना, और जब आप उससे पूरी भर जाती थी तो आप उसे रफ कर देते थे, मिटा देते थे, क्लीन कर देते थे, तो अब वो फिर से क्लीन हो गई और अब आप फिर से उस पर लिख सकते हो, मतलब एक नई फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो आप, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी लिख दी। ठीक है, अब मैंने इसको क्लीन कर दिया, अब मैं फिर से लिख सकता हूँ, तो एक नई स्टार्टिंग हो गई ना मेरी, फ्रेश क्लीन स्टार्ट हो गई ना। तो वाइप द स्लेट क्लीन का मतलब होता है मेक अ फ्रेश स्टार्ट। ठीक है। वाइल माइक वॉज लीविंग होम ही डिसाइडेड टू वाइप द स्लेट क्लीन विद हिज डैड। चलिए आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर पर पहुंचते हैं। वोल्फ इन द सीप्स क्लोथिंग, है ना, भेड़ की खाल में भेड़िया, पढ़ के ही समझ आ रहा है। ठीक है, वोल्फ इन द सीप्स क्लोथिंग, भेड़ की खाल में भेड़िया, डेंजरस, है ना, मतलब जो कुछ और बनकर नुकसान करना चाहे, भेड़ की खाल में भेड़िया। तो खैर ये काफ़ी कॉमन है, तो इसका बस एग्जाम्पल देख कर हम इसे छोड़ देंगे। आई थॉट सी वॉज अ गुड पर्सन बट आई रियलाइज दैट सी वॉज अ वोल्फ इन अ शीप्स क्लोथिंग व्हेन सी बैकस्टैब्ड मी ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेसेस। ठीक है, मतलब जो आपकी पीठ पीछे बुराई करे, बेइज्जती करे, आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश करे, तो हम क्या बोलेंगे? वोल्फ इन द शीप्स क्लोथिंग। वोल्फ इन द शीप क्लोथिंग, तो इस तरह की चीज़ें उस नाम के लिए यूज़ करी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका वर्क योर फिंगर्स एट द बोन। वर्क योर फिंगर्स एट द बोन मतलब क्या है? एक्सट्रीम हार्ड वर्क, है ना। तो आप सभी को CSI निकालने के लिए यू ऑल नीड टू वर्क योर फिंगर्स ऑन द बोन। क्लियर? सी टोटली डिजर्व द सक्सेस, सी वर्कड हर फिंगर्स टू द बोन व्हेन सी स्टार्टेड आउट एज अ मॉडल। मतलब वो, उन्होंने जब एक मॉडल के तौर पर अपना भविष्य बनाने की सोची थी, तो उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, इसीलिए वो इस सक्सेस को डिजर्व करती हैं। ठीक है, तो वर्क योर फिंगर्स टू द बोन, इसका मतलब क्या? एक्सट्रीम हार्ड वर्क। क्या है इसका मतलब? एक्सट्रीम हार्ड वर्क। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 97, वार्म्स आई व्यू। वार्म्स आई व्यू का मतलब क्या होता है? बहुत नैरो थिंकिंग रखना,
इसको कैसे याद रखोगे? वॉर्म्स आई व्यू का मतलब होता है नैरो थिंकिंग रखना, छोटी सोच रखना। अब आपने देखा होगा वॉर्म्स मतलब होता है केंचुआ, केंचुआ कितना पतला सकरा सा होता है, सकरी सोच, पतली सोच, छोटी सोच, ऐसे याद रखो, है ना? तो आप प्रोस्पेक्टिव सीन फ्रॉम बिलो और फ्रॉम अ लो और इंफीरियर पोजीशन, ठीक है? चलो 98 की बात करते हैं, वर्थ वन सॉल्ट, गुड और competent एट द जॉब और प्रोफेशन स्पेसिफाइड, ठीक है? तो इसको ऐसे याद रखो, रटने की ज़रूरत है, ठीक है? इसको हम कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। रैप वंस ब्रेन अराउंड, रैप वंस ब्रेन्स अराउंड, इसका मतलब क्या होता है? कंसंट्रेट ऑन समथिंग इन एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड। रैप मतलब बांधना, ब्रेन और किसी चीज़ के, ब्रेन को किसी चीज़ के आसपास बांध दो ताकि आप उस चीज़ को समझ पाओ, है ना? कहने का मतलब, बांधने का मतलब क्या है कि पूरी तरह से अपना फोकस उस चीज़ पर लगा दो। तो इसके मीनिंग से समझो, रैप वंस ब्रेन मतलब कॉन्सेंट्रेट करना, अपने ब्रेन को एकाग्रता में बांध देना, कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक? को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम इस तरह से चीज़ों को। 100। तो जो आज का आपका आखिरी इडियम ये, जीरो इन वन समथिंग, फोकस ऑल अटेंशन ऑन टू वन थिंग, जीरो इन ऑन समथिंग। जीरो इन ऑन का मतलब सब कुछ छोड़कर उस पर आ गए, जीरो हो गए हम सब चीज़ों के लिए और उस पर हम 100% पहुंच गए। तो फोकस ऑल अटेंशन ऑन टू वन थिंग। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 100 ईडियम फ्रेजेस फेज वन खत्म होते हैं, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी, ठीक है? इसके साथ अब आपकी जो अदर सब्जेक्ट्स है वो भी आगे बढ़ते जाएंगे। CSI और एसओ के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें सही बच्चों को बहुत पसंद आ रही होगी। यदि चीज़ें पसंद आ रही हैं तो अपने जो कमेंट्स है वो मुझे ज़रूर बताएं, अपने फीडबैक ज़रूर दें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर आता रहूँ। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।